हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना चौहान एंड आई एम योर साइंस एक्सपर्ट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर क्या होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज़ कॉल्ड मैटर। यानी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो कि किसी मटेरियल से मिलके बनी होती है वो मैटर कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे एयर, फूड, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, यानी कुछ जगह घेरती है और उसमें कुछ मास होता है, ये क्या होता है? मैटर। सो मैटर को अगर हम एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो सिंपल उसकी डेफिनेशन है कि मैटर स्पेस घेरती है, यानी ऑक्यूपाइज स्पेस, और उसमें कुछ मास होता है। मास को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मास को मीज़र करते हैं हम किलोग्राम में। मास का मतलब होता है किसी भी मटेरियल के अंदर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। अगर आप किसी भी मटेरियल का मास एक जगह मीज़र करते हो तो दूसरी जगह भी उसका मास सेम रहता है। सपोज़ अर्थ पे किसी भी चीज़ का कुछ मास है, अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओगे तो वहाँ भी उसका मास जो है सेम रहेगा। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं। मैटर की यहाँ पर फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड स्टेट है गैस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, स्नो, एप्पल, ट्री हाउस। लिक्विड्स के भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मिल्क, ड्रिंक, हॉट चॉकलेट। गैसेस के भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, विंड, एयर, हॉट एयर बैलून। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। इन तीनों स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को, हम आगे की स्लाइड्स में डीपली डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है। सो मैटर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए हम उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज नोन एज मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट में हमें दे रखा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। यानी कि मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके और पार्ट नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। और इस मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें तो उसकी मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी चीज़ के मूवमेंट के लिए। सपोज़ आप चल रहे हैं, आप अपने स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, तो आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस समय आपके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो यही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में भी पाई जाती है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। यानी जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे इंक्रीज़ होती है? सपोज़ आपको कुछ चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप उसको हीट देते हो। अगर आप सारे उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप नॉर्मली मिक्स कर दोगे तो कभी आपकी टी प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, टी रेडी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं,
सॉलिड हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को देखें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि सॉलिड में आप नोटिस करेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होता, उनका एक शेप होता है, पर्टिकुलर शेप होता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत लीस्ट होती है, यानी सबसे कम होती है, राइट। और लिक्विड जो होता है, लिक्विड के अंदर ज़्यादा होती है सॉलिड से, यानी सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में पाई जाती है, लिक्विड्स में। ऐसे ही अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स में स्पेस थोड़ा कम होता है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस बहुत कम होता है। इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीनों में अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जितने भी आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सपोज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सभी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अपना कुछ स्पेस होता है, उनके बीच में कुछ जगह होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मैटर के अंदर, वो आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। और वो किस फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक मीन्स क्वालिटी, किसी भी मैटर की क्या क्वालिटी है, क्या गुण है उसके। तो सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। कोई भी मैटर होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कुछ गैप होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, लिक्विड के भी मूव करते हैं, और गैस के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। सॉलिड में आपको लगता होगा कि उसके पार्टिकल्स जो है कैसे मूव कर सकते हैं, सॉलिड तो एक डेफिनेट शेप में होता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वो एक तरीके से वाइब्रेशन करते हैं, उसमें एक वाइब्रेशन होता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि वो मूव नहीं करते। तो कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जिस तरीके से मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट के ऊपर आयरन क्या होता है, चिपक जाता है। तो इसी तरीके से पार्टिकल ऑफ मैटर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस फोर्स को बोलते हैं जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब ये जितने भी हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं इनको हम वन बाय वन डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। हमने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में हमने 50 ml तक हमने वाटर को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हमने कुछ सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद भी हमने देखा कि मार्क जो है अभी भी 50 ml तक है। हमने फिर क्या किया, इसको स्टायर किया, हमने किसी चीज़ की हेल्प से इसको चलाया, हमने इसको घोलने की कोशिश करी। जब हमने इसे घोला तो हमने देखा कि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर में क्या हो गए हैं, डिज़ोल्व होने लग रहे हैं। और हमने देखा कि जो लेवल है वो अभी भी कितना है, 50 ml है। यानी स्टार्टिंग में भी 50 ml था, और लास्ट में जब हमने उसे घोल दिया वाटर में सॉल्ट को, तो भी उसका लेवल अभी भी 50 ml है। अब ये जो 50 ml है वाटर का लेवल, इससे हमें पता चला कि सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ चले गए, वो डिज़ोल्व हो गए
किसके साथ? वाटर के साथ। और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस था, और उस स्पेस के बीच में, उसी स्पेस में सॉल्ट के पार्टिकल्स ने अपना स्पेस ले लिया, यानी वो एडजस्ट हो गए वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उस स्पेस में, राइट। तो इस वजह से जो भी आपका जितना भी आपने लिया था वाटर, जैसे 50 ml वाटर लिया था, तो लास्ट में आपका डिज़ोल्व होने के बाद सॉल्ट का 50 ml ही बचा, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा, आप कुछ भी डिज़ोल्व करो इसमें, अगर आप शुगर भी डिज़ोल्व करते हो, जो चीज़ डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, अगर हम ऐसा कोई मटेरियल लेते हैं तो आप देखोगे कि जो लेवल है वो सेम ही रहता है। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। यानी इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जब भी हम सॉल्ट को, या फिर आप शुगर भी ले सकते हो, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो क्या करते हैं, वो गैप में, स्पेस में, जो कि पार्टिकल ऑफ वाटर के बीच में होता है, यानी कि पानी के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसमें अपना स्पेस बना लेते हैं, राइट। जिससे जितना भी वॉल्यूम है, जितना पहले वॉल्यूम होता है उतना ही बाद में वॉल्यूम रहता है। अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो स्पेस होता है किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे कम होता है। आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो उसमें सबसे कम स्पेस है। ऐसे ही अगर हम देखें लिक्विड में, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। ऐसे ही अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि गैस को अगर आप देखेंगे तो वो ईजिली कहीं भी फैल जाती है, तो उसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा पानी भर दिया। अब इस पानी को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इस बीकर को टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंक ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हमने कुछ इंक डाल दी। इंक आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपका मन करे। उसके बाद हम इसको ऐसे ही डिज़ोल्व होने देंगे, हम इसे टच नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे पानी के साथ घुलने लगे हैं। अब कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा आपको फैलते हुए दिखेंगे, यानी कि और ज़्यादा ये स्पेस लेते हुए वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आपको शो होंगे। कुछ टाइम बाद ये पूरी तरीके से, यहाँ पे जो इंक के पार्टिकल्स हैं आपने देखा ये पूरी तरीके से क्या हो गए, डिज़ोल्व हो गए, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो इंक के जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लिया, यानी कि उनके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ गए, मिक्स हो गए, राइट। अब देखिए यहाँ लिखा है पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी चीज़ के मूवमेंट के लिए। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को भी हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होने लगती है। और जब टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, यानी कि पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी उनकी भी जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो तेज़ हो जाती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं।
जैसे कि आपने एक ग्लास लिया जिसमें आपने ठंडा पानी लिया, ठंडे पानी में आपने कुछ शुगर ऐड कर दी। अब शुगर आप ठंडे पानी में ऐड करके घोलोगे तो बहुत टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में। लेकिन अगर आपने गर्म पानी लिया, गर्म पानी में अगर आपने शुगर या सॉल्ट कुछ भी ऐड कर दिया और फिर आप उसे डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व होने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो काइनेटिक एनर्जी थी शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस वजह से वो तेज़ी से डिज़ोल्व होने लगे। अब देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज, यानी कि पार्टिकल के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मिनिमम होता है सॉलिड में। ठीक है, यानी कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम मूव करते हैं। ऐसे ही मोर इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। मैक्सिमम इन गैस, गैस के पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड तो हमें उसके पार्टिकल्स मूव करते हुए तो शो नहीं होते। कभी भी आपने कोई भी सॉलिड चीज़ ली होगी तो उसके पार्टिकल्स तो आपने देखा होगा कि वो एक ही सी फिक्स शेप रहती है सॉलिड की, तो कैसे मूव करते हैं। बट ऐसा नहीं है, सॉलिड के पार्टिकल भी कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही हल्के से वाइब्रेट करते हैं, यानी उनका मूवमेंट इतना स्लो होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। राइट। ऐसे ही जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उसमें मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस तो आप सब जानते ही हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखें, यहाँ पर आपको एक इमेज शो हो रही होगी, यहाँ पे एक चौक के कुछ पीसेस हैं। तो चौक के जो पीसेस हैं उसकी एक पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर शेप है वो किसकी वजह से है, ये जो पर्टिकुलर शेप है वो उसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है जो उसके पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है। तो यहाँ पे जो चौक हैं उनकी अपनी एक फिक्स शेप है। ऐसी आप कोई और भी सॉलिड ले सकते हो, कोई और, जैसे पेन ले लिया आपने, पेंसिल ले लिया, आयरन नेल ले ली, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो सॉलिड की एक पर्टिकुलर शेप होती है क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको एक और एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे आपने एक आयरन नेल ले ली, उसको आपने हैमर की सहायता से उसको फोर्स दिया, यानी उसको आपने ब्रेक करने की कोशिश की, तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगी। हो सकता है आप एक बार ट्राई करें, दो बार ट्राई करें, तीन बार ट्राई करें, लेकिन उसकी शेप हल्की सी चेंज तो हो जाएगी, बट वो आसानी से इतनी ब्रेक नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा है। राइट। सो इसी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में साथ साथ रहते हैं। अब देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा और किस में कम होता है। तो आपको शो हो रहा होगा कि मैक्सिमम होता है सॉलिड में। राइट। ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। अब बात करें अगर गैसेस की, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत दूर दूर मूव करते रहते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल होता है, यानी इनके बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की और कितनी स्टेट्स होती हैं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस बहुत ही कम है। राइट। ऐसे ही जो लिक्विड होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ऐसे ही जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक। तो वन बाय वन हम इसकी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड। ठीक है, ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकता, इसको आप दबा नहीं सकते, इसकी शेप बदलती नहीं है। ठीक है।
सेकंड है इसकी शेप फिक्स होती है सॉलिड की। तो अगर आप सपोज करो कि कोई टेबल है, तो टेबल क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी टेबल की शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि पेन, पेंसिल, ठीक, कोई भी आप सॉलिड ले लो तो उसकी डेफिनेट शेप रहती है। इसी तरीके से फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि जितना भी क्वांटिटी में आपने लिया है, जो उसकी कैपेसिटी है वो उतनी ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड। लिक्विड में आप देख सकते हैं कि लिक्विड क्या होता है, रिजिड नहीं होता, यानी कि ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। नो फिक्स शेप, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। आप लिक्विड को सपोज करो वाटर लिया, वाटर को अगर आपने सिलेंड्रिकल किसी बर्तन में रखा तो वो सिलेंडर की टाइप का लगेगा, जैसे सिलेंडर की शेप है। अगर आप उसको किसी स्क्वायर वाले कंटेनर में रखते हो जिसकी शेप स्क्वायर शेप है, तो वो वैसा ही देखने में लगेगा, यानी कि इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में आप रखोगे वैसे ही शेप ले लेगा। अब लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है। अगर आप एक कंटेनर में लिक्विड को डालते हो और दूसरे कंटेनर में डालते हो तो वो सेम ही वॉल्यूम का रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस जो होती है वो रिजिड नहीं होती है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि सॉफ्ट इन नेचर होती है। नो फिक्स शेप, इसका कोई भी अपना फिक्स शेप नहीं होता, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ये वहीं पर फैल जाएगी। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, यानी इसकी कोई डेफिनेट कैपेसिटी नहीं होती। सपोज करिए कि आपके पास दो कंटेनर हैं, ठीक है, एक कंटेनर आपके पास ये स्मॉल है और एक आपके पास बड़ा कंटेनर है, ठीक है। अगर आप गैस को इस छोटे कंटेनर में फिल करोगे तो वो छोटे कंटेनर की शेप में फिट हो जाएगी, और अगर आप इस बड़े कंटेनर में फिल करोगे तो वो इस बड़े कंटेनर की शेप को गेन कर देगी, यानी जितने भी बड़े कंटेनर है, जितने भी छोटे कंटेनर में आप उसे फिल करोगे वो उसी की शेप को में फैल जाएगी, ठीक। यानी कि उसका अपना कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, वो जिस भी चीज़ में आप डालोगे वो उतना ही अपना शेप को गेन कर लेगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर की स्टेट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब मैटर की स्टेट को चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। और दूसरा तरीका होता है बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर अप्लाई करें किसी भी मैटर पे तब उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेट को हम वन बाय वन समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड जैसे आपने आइस ले लिया, अब इस आइस को आपने कुछ टेम्परेचर दिया, आपने टेम्परेचर देके सपोज इसे कुछ गर्म किया, गर्म करने पर इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर बन जाता है। और अगर आप इस लिक्विड को और ज़्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, यानी कि उसकी स्टेट फिर चेंज हो जाती है, वेपराइज्ड हो जाता है वो, राइट। तो तीसरी स्टेट कौन सी मिल जाती है, गैस। तो इस तरह से टेम्परेचर हमने चेंज किया और हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हमने बना दिया। अब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई गैस है, ठीक है, या कोई सपोज करिए वेपर की फॉर्म में हमने वाटर को गर्म किया, वेपर बन गई, वेपर को हमने थोड़ा ठंडा किया तो ठंडा करने पर वो फिर से क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हम इस लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर और ज़्यादा कम करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में। अगर आपने लिक्विड को रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो वो बर्फ़ बन जाता है,
आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर को कन्वर्ट करके, यानी कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके हम मैटर की स्टेट में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी मैटर पे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे हमारे पास कोई गैसियस फॉर्म में कोई मैटर है, ठीक है, अगर हमने उसके ऊपर प्रेशर दिया, प्रेशर देने से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, और ज़्यादा पास पास आने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको हमने और ज़्यादा प्रेशराइज़ किया तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके घरों में आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर होता है जिस पे घरों में खाना बनता है, आप गैस जलाते हैं और उससे आप खाना बनाते हैं। तो ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, इसमें जो गैस फिल की जाती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। यानी वैसे तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, उसे प्रेशर दिया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और गैस के सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फिर आप उस गैस का यूज़ ईजिली कर पाते हैं, राइट। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हमें जैसे लिक्विड कोई चीज़ है, लिक्विड है, उसको किस में चेंज करना है, सॉलिड में चेंज करना है। गलत हो गया, यहाँ से स्टॉप। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब आपके पास जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को आपको चेंज करना है किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। किस मेथड से, प्रेशर को चेंज करके। तो बाय चेंजिंग प्रेशर में हम क्या करेंगे, सॉलिड हमारे पास होती है CO2, आपके पास एक गैस होती है CO2। तो CO2 जो होती है सॉलिड फॉर्म में होती है। जब आप इसके प्रेशर को कम कर देते हो, इसके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको कम कर देते हो, तो वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, डायरेक्टली आपका गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। यानी वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती, डायरेक्ट चेंज हो जाती है सॉलिड टू गैस, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे हम देख सकते हैं कि मैटर की स्टेट में कैसे चेंज किया जाता है, टेम्परेचर को चेंज करके और प्रेशर को चेंज करके। अब इन दोनों स्टेजेस को हम डीप में पढ़ेंगे वन बाय वन, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, जो कि है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। यानी कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है आपके जो आसपास का वातावरण है वहाँ पर कितना प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक, इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एपरेटस आपको दिख रहा होगा। यहाँ हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने कुछ आइस के पीसेस डाले हुए हैं और इसमें एक थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है और एक हमने ग्लास रॉड ली है जिससे हम बीच बीच में आइस को चलाते रहेंगे। फिर हमने एक नीचे बर्नर रखा हुआ है जो कि इसको ऑन करने पर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यानी कि हीट जाएगी। तो जब हम इस बर्नर को ऑन करेंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जब बर्नर को ऑन करने से पहले एक बार हम चेक कर लेंगे कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है आइस का वो कितना शो हो रहा है। जब आप एक बार पहले ही चेक करेंगे तो जो इसका टेम्परेचर है वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस।
थर्मामीटर में जो स्टार्टिंग टेम्परेचर शो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आप क्या करेंगे, इसमें हीट देना शुरू करेंगे। बर्नर ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी आइस में, राइट। अब आइस में जब ये ट्रांसफ़र होगी, तब आपका जो आइस है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर आप और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो और ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब सपोज़ करिए कि आधी आधी जो है आपकी आइस पिघल चुकी है। अब आपने फिर से टेम्परेचर चेक किया, तो आपका जो टेम्परेचर होगा तब भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यानी कि आपका जो टेम्परेचर पहले था वो भी 0 डिग्री सेल्सियस, और आधी आइस जो है वो मेल्ट हो गई, उसके बाद भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसका मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। तो जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर टेम्परेचर दिया था, जो हीट दी थी, वो कहाँ चली गई? तो देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हीट दी गई है वो लेटेंट हीट कहलाती है, जो कि आइस यूज़ कर लेती है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि आइस से वाटर बनने के लिए, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जो स्टार्टिंग में भी था और बाद में भी हमने 0 डिग्री नोट किया, तो ये तब तक 0 डिग्री रहेगा जब तक जो आइस का जो लास्ट पीस है वो मेल्ट ना हो जाए। यानी कि सारे पीस मेल्ट ना हो जाए तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर बना रहेगा, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर गई थी, कहाँ पर, जो हमारे आइस के पार्टिकल थे, तो ये क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेटेंट हीट होती क्या है। The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। यानी कि ये जो latent heat होती है, ये वो हीट होती है जो 1 किलोग्राम सॉलिड को, यानी सपोज करिए हमारे पास 1 किलोग्राम सॉलिड है, उसको पिघलाने के लिए, यानी कि उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, जितनी भी हीट की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाती है, ठीक है। ये एक तरीके से छुपी हुई एनर्जी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, या जो थर्मामीटर में हम देख नहीं पाते, राइट। तो ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी सॉलिड यूज़ कर लेता है खुद की स्टेट को चेंज करने के लिए। अब एक हम नोट देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, कि पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम देखें तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, किसके कंपेयर में, पार्टिकल ऑफ आइस। यानी कि आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ली है हमने, और अगर हम पानी ले रहे हैं जो मेल्ट होके चुका है आइस से वाटर में, ठीक है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी किसमें, पानी में। क्यों होगी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि पानी के अंदर जो आइस जब मेल्ट होना शुरू हुई तो पानी के अंदर क्या होता है, एक लेटेंट हीट आ जाती है, जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को इम्प्रूव कर देती है। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पानी के जो पार्टिकल्स हैं या पानी की जो एनर्जी है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, राइट। और आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी लो रहती है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट नहीं रहती है, राइट। चलिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर at which a liquid boil to form vapors at atmospheric pressure is called its boiling point। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए और वेपर की स्टेट में चेंज होने लगे, यानी कि लिक्विड जो है वो बॉयल हो और वेपर बनने लगे। कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि जो नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उस प्रेशर पे, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये एक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है उस लिक्विड का। अब देखते हैं, एक डायग्राम हम देखते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं।
आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में एक बीकर है। बीकर में हमने कुछ पानी ले रखा है और हमने एक ग्लास रॉड ले रखी है जिससे हम बीच में इसको चलाते रहेंगे, और हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा रखा है। नीचे हमारे पास एक बर्नर है। अब हम क्या करेंगे, बर्नर को ऑन कर देंगे, और बर्नर को जब हम ऑन करेंगे तो इससे जो हीट है वो वाटर में जाने लगेगी। अब जब ये वाटर में जाएगी तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो जब वाटर बॉयल होना शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि थर्मामीटर में उस टाइम पे टेम्परेचर कितना शो हो रहा है। तो हम चेक करेंगे जब, तो उस समय शो होगा कि उसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बर्नर से और ज़्यादा हीट देते रहेंगे। हम बर्नर को बंद नहीं करेंगे, लगातार इसको हम हीट देते रहेंगे। कुछ देर बाद जब हम फिर से चेक करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो फिर से 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यानी कि स्टार्टिंग में जब बॉयल होना शुरू हो रहा था तब भी 100 डिग्री सेल्सियस था, और बाद में थोड़ी देर बाद हमने चेक किया तो भी 100 डिग्री सेल्सियस है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक सारा का सारा पानी बॉयल होके वेपर की स्टेट में, यहाँ से वेपर निकलना शुरू हो जाएगी बॉयल होने पे। तो वेपर की स्टेट में सारा पानी जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, राइट। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट हमने नोट किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है यहाँ पर, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे थे, जितनी भी हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे थे वो सारी हीट कहाँ चली गई, वो सारी हीट वाटर ने यूज़ कर ली चेंज करने के लिए, खुद को अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी वाटर से वेपर में चेंज करने के लिए, राइट। तो वाटर से जब वेपर अपनी स्टेट को वाटर चेंज कर रहा था वेपर में, तो वो जो हीट थी वो क्या कहलाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि छुपी हुई हीट एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन यहाँ पर यूज़ होती है, राइट। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization, right। यानी कि इतनी हीट जो कि रिक्वायर होती है, यानी कि ज़रूरी होती है 1 किलोग्राम लिक्विड के लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी जितना वातावरण में प्रेशर है उस प्रेशर पे, वो क्या कहलाता है, उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसी पॉइंट पे होना चाहिए, यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, एक छुपी हुई ऐसी एनर्जी, ऐसी हीट एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वाटर जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा है उसको चेंज करने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए, किस स्टेट में, वाटर से वेपर यानी गैसियस स्टेट में, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सॉलिड स्टेट है, अगर उसको हमने क्या किया, हीट दिया, तो सॉलिड से को जब हम हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। ऐसे ही लिक्विड को अगर आप हीट देते हो तो वो किस में चेंज हो जाती है, गैसियस स्टेट में। और अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कि गैस को अगर हम कूल करें, ठंडा करें, तब क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, राइट। और लिक्विड स्टेट को फिर से हम अगर ठंडा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को घटा के या बढ़ा के क्या कर सकते हैं, जो भी आपका मैटर है, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन भी एक एग्जाम्पल है चेंज ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि मैटर की जो स्टेज को हम चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, उसका ही ये एग्जाम्पल है। तो सब्लिमेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, यानी कि
कोई भी सब्सटेंस को जब हम चेंज करते हैं सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गैसियस फॉर्म थी कोई, उसको हमने सॉलिड में चेंज किया, यानी कि एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं, यानी सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, राइट, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली आपका सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड में चेंज हो रहा है। सच सब्सटेंस आर नोन टू सब्लाइम, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब इस तरह के जो सब्सटेंस हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सब्लाइम, राइट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इस सब्लिमेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने चाइना डिश ली है। चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड होता है, राइट, ये रहा आपका अमोनियम क्लोराइड, ये हमने इस चाइना डिश में डाल दिया, राइट। उसके बाद हमने बर्नर को ऑन किया और इसको हमने हीट देना शुरू कर दी। एक चीज़ और, ऊपर से हमने कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब ये बर्न होना शुरू होगा तो इसमें जो भी वेपर निकलेगी वो बाहर ना जाए, वो इस फनल के अंदर, ये जो हमने फनल इसके ऊपर रखी है, इस फनल के अंदर ही रहे, राइट। सो हमने क्या किया, हमने इसको बर्न करना शुरू किया। अब जब ये बर्न होना शुरू होगा तो हम देखेंगे इसमें से कुछ वेपर निकल रही है, राइट। अब ये जो वेपर निकल रही है ये क्या होगी, इस फनल के अंदर ही रहेगी। फिर कुछ देर बाद हम क्या करेंगे, इस बर्नर को बंद कर देंगे। जब हम इसे बंद करेंगे तो हीट कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये फनल जो है ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करेंगे कि ये जो वेपर निकली थी, ये ठंडा होने के बाद ये जो साइड्स आप देख रहे हैं, ये साइड में कुछ सॉलिड फॉर्म में जम जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉलिड था हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, और हमने जब इसे गर्म किया तो ये वेपर बन गई जो फनल में इकट्ठी हो गई। उसके बाद उसको हमने ठंडा किया, हीट देना बंद करी, तो फिर से वो सॉलिड स्टेट में इसकी जो वॉल्स है ना, यहाँ पर जम जाएगी, राइट। यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या हुआ, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हुआ। इसी तरीके से हम उल्टा भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इसको हम फिर से गर्म करना शुरू करेंगे तो ये जो हमारा सॉलिड जम गया था ये फिर से क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोसेस हो गया आपका सब्लिमेशन का। अब सब्लिमेशन और भी चीज़ों में हो सकता है, इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। जैसे कि आप घरों में जब पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं, राइट। तो कपूर जो जलता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट कलर का होता है सॉलिड फॉर्म में। जब वो जल जाता है तो जलने के बाद वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, कोई लिक्विड फॉर्म उसका नहीं बनता। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका सब्लिमेशन का। ऐसे ही आप देख सकते हैं, एक होती है नेफ्थलीन बॉल। जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं आप घरों में देखते हैं, ये गोल गोल सी गोलियां टाइप की होती हैं, राइट। कुछ बॉल्स टाइप की होती हैं जो कि घरों में कपड़ों के बीच में रख दी जाती हैं, ठीक है। कपड़ों में भी रख सकते हैं या कुछ लोग सिंक में, वॉशरूम में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में थी और धीरे धीरे इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई और ये डायरेक्टली किसमें चेंज हो गई, गैसियस स्टेट में, यानी वेपर बन के ये उड़ जाती हैं, राइट। चलिए, अब तक हमने बात की थी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, यानी पीछे की जितनी भी स्लाइड्स थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैटर की स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को घटा के या टेम्परेचर को बढ़ा के। अब हम अपना सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को कम या ज़्यादा करके हम किसी भी मैटर की स्टेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक ये डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर लिया गया है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है। इस पिस्टन की हेल्प से हम क्या करेंगे,
इसमें भरे हुए जो भी गैसियस स्टेट है, यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको प्रेशराइज करने की, प्रेशर फोर्स देने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं जिसमें हमने क्या किया, पिस्टन से प्रेशर दिया तो ये क्या हो गए, थोड़ा पास पास आ गए, राइट। अब अगर हम इनको और ज़्यादा प्रेशर देंगे और पिस्टन को और ज़्यादा नीचे करेंगे तो क्या होगा, ये और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये क्या था, गैसियस फॉर्म थी। अब हमने इसको कंप्रेस किया, इसको प्रेशर दिया, तब इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। उसके बाद अगर हम इसको और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये कंप्रेस होके किस में चेंज हो सकता है, सॉलिड स्टेट में। अब इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, आपने देखा होगा एक सिलेंडर आता है आपके घर में, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि एलपीजी गैस भरी होती है, उसके अंदर जो गैस होती है उसे बोलते हैं एलपीजी गैस, और इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। इसमें भी क्या किया जाता है, जो गैस होती है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं तो उन्हें कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद जो गैस होती है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी लिक्विफाइड हो जाती है। और इस गैस को हम बोल देते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसको सिलेंडर में भर के हम फिर अपने घरों में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सीएनजी। सीएनजी जो कि व्हीकल्स में यूज़ होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है कि इसमें भी जो गैस के पार्टिकल हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, पास पास लाया जाता है, और इसका यूज़ व्हीकल में हम एक फ्यूल की तरह कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि जितना भी पॉल्यूशन है वो बहुत कम होता है। आजकल अधिकतर व्हीकल्स में आप देख सकते हैं कि सीएनजी यूज़ की जाती है पॉल्यूशन को कम करने के लिए, राइट। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब इसे ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट। ये कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। अब इस ड्राई आइस को जब हम इसका प्रेशर कम करते हैं, इसके प्रेशर को कम कर देते हैं, तो कम करने पर ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, ये किस में थी, सॉलिड में थी। सॉलिड से ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, बिना लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation is a surface phenomenon. यानी कि चेंज ऑफ लिक्विड, लिक्विड जब चेंज होता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है, किस में चेंज करता है, वेपर में, किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन वो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, कम होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट से। इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, यानी एक सतह पर होने वाला घटना है, राइट। गलत बोल दिया ना, यानी कि सतह पे होने वाला, सॉरी, यानी कि सतह पर होने वाली एक घटना है। अब आप बोल दोगे तो आप क्या बोल रहे, यहीं से बोल दिया था मैंने। चलो स्टार्ट। यानी कि इवेपोरेशन क्या है, एक सतह पे होने वाली घटना है, एक सरफेस फिनोमिनन है। अब इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपने देखा होगा जो ओशियन होता है, जो हमारा समुद्र होता है, यहाँ की सरफेस जो है वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है दिन के समय। किसकी वजह से, हीट एनर्जी जो कि सन देता है। यानी जब सूरज की रोशनी इसकी सतह पे पड़ती है, इसकी सरफेस पे पड़ती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ओशियन गर्म हो जाता है। और गर्म होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन, यानी कि पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, वेपर बन जाता है। और जब ये वेपर ऊपर उठती है, यानी कि आपके स्काई में जाती है, तो वहाँ पे ये वेपर ऊपर जाके ठंडी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन।
और जब ये ठंडी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये इकट्ठी हो जाती है और क्या बन जाता है, आपका क्लाउड्स बन जाते हैं, राइट, यानी कि बादल बनने लगते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये पूरा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से होता है। अब इवेपोरेशन को हम और भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे घर में आप कपड़े सुखाते हैं, घर में जब भी आपके कपड़े सूखते हैं तो आप देखते होंगे कि कपड़े कैसे थे, गीले थे, और कपड़ों को जब आपने धूप में सुखाया तो क्या होता है कि वो सूख जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे भी इवेपोरेशन होता है, यानी जो पानी था, पानी लिक्विड जो था वो आपका चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, राइट। और भी हम इसके एग्जांपल्स समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी एक ग्लास में जैसे आपने पानी लिया, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ग्लास पानी है, तो ये जो एक ग्लास पानी हमने इसको भर दिया पानी से। कुछ टाइम के बाद अगर हम इसको 2-3 घंटे बाद या कुछ दिन के लिए अगर सपोज करिए छोड़ देते हैं, 2 से 3 दिन के लिए, तो आप देखते हैं कि इसका पानी जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, यानी कि इसका पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अगर ये एक ग्लास पानी है तो कुछ दिन बाद या कुछ समय के बाद ये आधा रह जाएगा, या हो सकता है उससे भी कम रह जाए। तो ये किस वजह से हुआ, ये भी इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यानी जो अभी हमने इवेपोरेशन समझा लास्ट स्लाइड में, उसमें जो इवेपोरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन की जो रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले आता है इसमें सरफेस एरिया। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्लास है। इस ग्लास में हमने कुछ पानी भर दिया, मान लिया हमें इसे मार्क कर देते हैं कि ये हमारा 100 ml वाटर है, ठीक है। अब ये जो 100 ml वाटर है, इस वाटर को हम इस ग्लास में रखा हुआ छोड़ देंगे, ठीक। और हम एक तरफ ले लेंगे, इस तरह से कोई एक प्लेट ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा फैला हुआ प्लेट है, ठीक। इसमें इसी पानी को 100 ml वाटर इसमें भी हमने डाल दिया। अब हम कुछ देर बाद जब इसको रखा हुआ छोड़ देंगे, सपोज करिए 1 घंटा या 2 घंटे बाद, कुछ टाइम के बाद आप चेक करेंगे तो जो प्लेट वाला जो पानी है ये सारा उड़ जाएगा, यानी वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ग्लास का पानी है उसकी क्वांटिटी बहुत कम जो है वो इवेपोरेट होगी, यानी कि ज़्यादा इवेपोरेशन किसके अंदर हो रहा है, आपका इस वाले बर्तन के अंदर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया बड़ा होता है तब इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो तेज़ी से होता है, और अगर सरफेस एरिया हमारा कम होता है तो इवेपोरेशन कम तेज़ी से होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं तो इवेपोरेशन जो होता है वो उसकी रेट कम हो जाती है, और टेम्परेचर को बढ़ाने पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, तेज़ी से होने लगता है। सपोज़ कीजिए आपके पास यही वाला एक ग्लास है जिसमें आपने 100 ml लिया हुआ था, आपने इस ग्लास को सनलाइट में रख दिया, ठीक है, ये हमारे पास सनलाइट है। तो आपने इसे सूरज की रोशनी में रखा और एक ग्लास पानी आपने और लिया और उसको रख दिया रूम के अंदर, ठीक है। एक ग्लास पानी और लिया जिसमें 100 ml वाटर ही था और उसे एक कमरे के अंदर रख दिया जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जब आप नोटिस करेंगे तो जो ये सनलाइट जहाँ पर आ रही थी, ये वाला जो पानी है तेज़ी से इवेपोरेट होने लगेगा, यानी तेज़ी से गायब हो जाएगा। लेकिन जो कमरे के अंदर आपने पानी रखा जिसमें आपकी सनलाइट नहीं आ रही थी, वहाँ पर बहुत ही स्लो रेट से इवेपोरेशन होगा, यानी कि टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट जो है वो इवेपोरेशन पे पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी हमारे
जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें प्रेजेंट हो। जैसे रेनी सीज़न आप देखते हैं, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, बारिश की वजह से हवा में जो नमी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे आप मई और जून की अगर हम बात करें, जब समर सीज़न होता है, तो उसमें हमें क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। तो वो जो पसीना आता है वो सूख जाता है, थोड़ा जल्दी ही सूख जाता है। लेकिन अगर हम रेनी सीज़न की बात करें, अगस्त सितंबर की जो गर्मियाँ पड़ती हैं उसमें अगर हम देखें, तो जो हमें स्वेटिंग होती है वो आसानी से पसीना हमारा सूख नहीं पाता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो, उसकी वजह से इवेपोरेशन की जो रेट है कम हो जाती है। यानी ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन की रेट कम होती है। और अगर ह्यूमिडिटी की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो अगर कम हो जाए, कम नमी हो वातावरण में, तब आपका जो इवेपोरेशन की जो रेट है वो तेज़ी से होती है, यानी तेज़ होने लगता है। राइट। अब हम बात करते हैं विंड स्पीड की। आप देखते होंगे, अगर आपने जैसे घरों में कपड़े सुखाए हैं, ठीक है, आपने घरों में ये कपड़े सुखाए हैं, तो अगर हवा चलती है, हवा तेज़ चल रही है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन अगर हवा नहीं चलती है, बिल्कुल ख़त्म होती है, तो उस केस में आपका जो कपड़े जो सूखते हैं वो बहुत ही स्लो रेट से सूखते हैं, बहुत टाइम लगता है सूखने में। ठीक है। तो जो विंड की स्पीड है वो भी मैटर करती है, किसमें, रेट ऑफ इवेपोरेशन में। यानी इवेपोरेशन की रेट जो है, जो उसके होने की जो प्रक्रिया है, वो ज़्यादा हो जाती है अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो। राइट। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। यानी कि जब गर्मियाँ की छुट्टियाँ होती हैं या गर्मियों में आप देखते हो नॉर्मली, तो कॉटन के क्लोथ्स आप ज़्यादा पहनते हो। गर्मियों में आप वुलन क्लोथ्स तो नहीं पहनोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉटन क्लोथ्स आप क्यों पहनते हो? क्योंकि यहाँ पे भी इवेपोरेशन की रेट अच्छी होती है कॉटन क्लोथ्स में। ये गुड एब्जॉर्वर होते हैं, किसके, आपकी जो भी नमी होती है, जो गर्मी स्वेटिंग पसीना होता है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम रीड करते हैं, कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। यानी कि ये नमी को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट and evaporate faster, so cooling take place and we feel comfortable in cotton clothes. Right. In summer season, यानी कि समर सीज़न में जब आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, तो वो जो स्वेटिंग होती है ना आपके अंदर से, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है। और इवेपोरेशन जो होता है बहुत तेज़ी से होने लगता है, और वो जो स्वेट उसने सोखा है वो तेज़ी से वातावरण में इवेपोरेट हो जाता है। और इस वजह से आपको क्या लगता है, ठंडा फील होता है, कूलिंग फील होती है, और बहुत कंफर्टेबल फील होता है। किनसे? कॉटन क्लोथ से। राइट। तो ये हमने आज डिस्कस किया हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में।